गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर में चैप्टर वन आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी एंड आईटीएस। चैप्टर पर चलने से पहले हम लोग बुक और सिलेबस की बात करेंगे। बुक का नेम है डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर और कोड है 402। ये आपकी NCERT की बुक है जो कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप दूसरे राइटर की बुक लेना चाहें जो कि सुमित अरोड़ा की है तो वो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप NCERT की ही बुक लें जो कि लाइव आप मंगा सकते हैं। और चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं CBSE ने सिलेबस निकाला है कंप्यूटर का। इस पे देख सकते हैं CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 2020-2021। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस कंप्यूटर का नाम है, कंप्यूटर कोर्स का नाम है और इसका कोड है 402। और बुक अगर आप खोलते हैं तो उस पर लिखा रहता है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो पूरे बुक को आप सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, पार्ट बी में है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, पार्ट सी में है प्रैक्टिकल वर्क एंड पार्ट डी में है प्रोजेक्ट वर्क। पार्ट ए में आपके 5 चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन स्किल 1, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 1, ICT स्किल 1, इंटरप्रेन्योरियल स्किल 1, ग्रीन स्किल 1। ये पांचों ये पांचों आपके चैप्टर्स मिलाकर 10 मार्क्स के होंगे। एग्जाम में आपके इन पांचों चैप्टर को मिलाकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में आपका है लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू ITITS इंडस्ट्री, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डिजिटल प्रेजेंटेशन। तो ये पांचों को मिलाकर आपके 40 मार्क्स होंगे। हर एक चैप्टर का मार्क्स आपको दिया गया है। चैप्टर 1 का मार्क्स है 4 मार्क्स का, चैप्टर 2 है 6 मार्क का और बाकी तीनों चैप्टर आपके 10-10 मार्क्स के हैं जो कि 40 मार्क्स के होंगे। और पार्ट ए को मिलाकर 50 मार्क्स के होंगे। बाकी 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क से आएंगे। तो पार्ट सी आपका प्रैक्टिकल वर्क का है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा 50 मार्क्स का, रिटन टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, वाइवा होगा 10 मार्क्स का जो कि 35 मार्क्स का टोटल होगा। पार्ट डी में आपका आएगा प्रैक्टिकल फाइल और स्टूडेंट पोर्टफोलियो जो कि 10 मार्क्स का होगा। और इसका भी जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जो आप स्टूडेंट पोर्टफोलियो अपना बनाएंगे, उसका आपका इंटरव्यू होगा यानी वाइवा लिया जाएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा यानी कि टोटल 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये चारों पार्ट मिलाकर आपके 100 मार्क्स का एक कंप्यूटर का आपका टोटल मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर होता है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो थ्योरी आपका 50 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स जो है वो आपका स्कूल प्रोवाइड करता है जो कि बेसिस होता है प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क पर। ओके, तो चैप्टर वन की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी में चैप्टर 1 जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो पार्ट बी में लेसन 1 आपका है इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITS। ठीक है, तो देख लेते हैं पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है हमको। पार्ट बी में चैप्टर 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर है
लर्निंग आउटकम सबसे पहले दिया गया है। लर्निंग आउटकम मतलब क्या होगा कि अप्रिशिएट द एप्लीकेशन ऑफ आईटी। ओके, थ्योरी इसमें रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस, बीपीओ सर्विसेज, बीपीएम सर्विसेज इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ आईटी BPM industry, application of IT in home computing, everyday life, library, workplace, education, entertainment, communication, business, science, engineering, banking, insurance, marketing, healthcare, IT in the government and public service. प्रैक्टिकल में आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द वेरियस IT इनेबल सर्विसेज, ऑब्जर्व द एप्लीकेशन ऑफ IT इन वेरियस एरिया। तो ये सारी चीज़ें थ्योरी में आप लोग पढ़ने वाले हैं और ये उससे बेस्ड प्रैक्टिकल आपको बनाना है। प्रैक्टिकल में आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है और लिस्ट बनाना है आईटी इनेबल सर्विसेज की, यानी आईटी से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हो सकते हैं आप उसकी लिस्ट बनाना है प्रैक्टिकल में। और इसमें लगने वाले कौन से एप्लीकेशन हैं जो विभिन्न एरिया में यूज किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। ओके, तो ये है आपका एनसीईआरटी का बुक, देख सकते हैं। ये आपका कवर पेज है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब रोल, यानी कि यहाँ पर डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर क्यों लिखा है। इसका मतलब कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, यानी 402 कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसके अंदर आपका चैप्टर 1 हमको पढ़ना है। देख सकते हैं ये एनसीईआरटी की बुक है, मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, मैंने पहले बता दिया हूँ आपको। चलिए देखिए, इसमें 5 चैप्टर दिया गया है। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू आईटी। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। Information and communication technology has become one of the basic requirement of the modern society। तो इंफॉर्मेशन का मतलब जानते हो कि जानकारी, और कम्युनिकेशन यानी कि जिससे हम अपने भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के मॉडर्न सोसाइटी के लिए। In today's digital era, we use mobile device to perform the tasks of our daily life. In today's digital era, we use mobile device to perform the tasks of our daily life. यानी कि आज के डिजिटल दुनिया में हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ को करने के लिए। तो आजकल हम ज़्यादातर मोबाइल पर डिपेंड हो चुके हैं। अगर हमको किसी से बात करना हो, या फिर वीडियो कॉल से बात करना हो, मीटिंग करना हो, दोस्तों से चैट करना हो, या फिर इंटरनेट सर्च करना हो, वीडियो देखना हो, गाने सुनना हो, तो ज़्यादातर आजकल के वर्क जो हम लोग कर रहे हैं वो मोबाइल से कर रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस। तो आज की दुनिया में डिजिटल डिवाइस के बिना मतलब कोई भी काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम लोग ज़्यादातर डिपेंड हो चुके हैं, डिवाइसेस पर डिपेंड हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आईटी का सेक्टर है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी एक्टिविटी है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका जो ये सेक्टर है ये बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे लग रहे हैं, बिजनेसमैन जो है इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। विच envisages easier flow of information at various level in the desired pattern, जिसके कारण ये इंडस्ट्री आपकी बढ़ती जा रही है। और ये जो हम
एक परिकल्पना की है कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, तो ये आपके उस भविष्य को पूरा कर रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इसका साथ ये इन्फॉर्मेशन के एक फ़्लो को मेंटेन कर रहा है। जो हमारी डिज़ायर है, जो हमारी डे बाय डे चीज़ें को करने के आसान तरीके हम खोज रहे हैं, उसको ये पूरा करता जा रहा है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस ITES sector has not only changed the way of world look at our country but also make significant contribution to the Indian economy। तो ITES सेक्टर ने सिर्फ हमारे देश के लुक को ही नहीं चेंज किया है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, यानी कि हमारे देश के आय में ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। दिस सेशन विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT इनेबल सर्विसेज। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे IT के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, आइडियाज़ के बारे में और इसके सर्विसेज के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो IT का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो इसका मतलब होता है ये आपके अंतर्गत आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। IT इंक्लूड all type of technology used to deal with information such as computer hardware and computer technology used for creating, storing, transferring information। तो IT के अंतर्गत वो सारे टेक्नोलॉजी आते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन के साथ डील किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग इंफॉर्मेशन को बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं। कंप्यूटर टेक डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर का वर्क 3 प्रिंसिपल पर काम करता है। इनपुट, उस पर प्रोसेस करना और उस इनपुट के अनुसार आपको रिजल्ट देना। द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है, कोई भी जानकारी आपके पास आती है, वो डेटा पर प्रोसेसिंग होने के बाद मिलती है। ठीक है, जैसे कि एक हम लोग उदाहरण लेंगे, अगर हमको 2 + 2 करना है तो हम कंप्यूटर को बताएंगे कि हमको क्या करना है, 2 और 2 को ऐड करना है। ये हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करेंगे। इनपुट हम लोग कैसे करते हैं, इनपुट डिवाइस से करते हैं। तो 2 + 2 आपका क्या हो गया, डेटा हो गया। हम डेटा को कंप्यूटर में डाल रहे हैं, उसके बाद उस पर प्रोसेस होगा, कंप्यूटर देखेगा इसको क्या करना है, तो इस पर प्लस का साइन है, यानी कि इसको ऐड करना है। तो जो डेटा हमने दिया उस डेटा के अनुसार वो प्रोसेस करेगा और रिजल्ट में हमको क्या देगा, 4। जो 4 आया वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसी तरह वर्क करती है, यानी इनपुट दिया जाता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद रिजल्ट आपको मिलता है। डेटा रेफर टू द फैक्ट और रॉ मटेरियल विच आर प्रोसेस्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो डेटा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेटा। तो मैंने 8th क्लास में आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस को बताया था कि डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक नंबर्स, लेटर्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए ज्ञानदीप एक स्कूल है। ज्ञानदीप में क्लास 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई की जाती है। ये CBSE से मान्यता प्राप्त है। इसमें 20 से 35 शिक्षक हैं, लगभग 500 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये को एजुकेशन सिस्टम है। तो ज्ञानदीप क्या हो गया, एक आपका डेटा हो गया। अगर हम ज्ञानदीप के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हम इंफॉर्मेशन हो गया। जैसे ज्ञानदीप डेटा, अगर उसके बारे में बता रहे हैं कि ज्ञानदीप में इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने टीचर है, ये इससे एफिलिएटेड है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। तो यही कहा है यहाँ पर कि डेटा इज अ रॉ मटेरियल।
ठीक है। तो जैसे कि आप कोई भी ठोस वस्तु होती है वो रॉ मटेरियल से बनता है, उसी तरह इंफॉर्मेशन भी आपकी डेटा के रॉ मटेरियल से बनता है, जिसको प्रोसेस करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज अ फैक्चुअल डाटा ऑफ क्लासरूम। तो किसी क्लास में नंबर ऑफ संख्या बॉयज़ की कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, ये एक डेटा है, वास्तविक डेटा है। और दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डेटा रिलेटेड टू द स्टूडेंट इन द क्लास। ये एक एग्जाम्पल है, मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल दिया। सम कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द डेटा। डेटा के आधार पर आप कोई कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, कुछ किसी आधार तक पहुंच सकते हैं। द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो कोई भी निर्णय आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही ली जाती है। ये दुनिया, पूरी दुनिया आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही चलती है, ठीक है। तो आप भी कोई भी इन्फॉर्मेशन या निर्णय लेते हैं तो आप डेटा या उसके इन्फॉर्मेशन के अनुसार ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको कोई काम करना होता है, आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए? आपको चाय चाहिए, पानी चाहिए, उसके बाद सिलेंडर चाहिए, ठीक है, बर्तन चाहिए। तो ये सब डेटा होगी और इस डेटा को मिलाकर आप क्या करेंगे, एक आउटपुट निकालेंगे जो कि बनेगा चाय, ठीक है। तो आपके पास जब डेटा रहेगी तो उस डेटा और इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको पता था कि ये चीज़ें हम करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यानी चाय पत्ती को और पानी में मिलाएंगे या दूध में मिलाएंगे या चीनी डालेंगे, उसको इतना देर तक गर्म करेंगे तो ये चाय बन जाएगा। तो चाय बनाने की जो विधि थी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, डेटा हमारे पास थी। फिर उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम इससे चाय बना सकते हैं, ठीक है। IT इज टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है और बिजनेस का इंटीग्रेटेड पार्ट है, यानी पूरी तरह से जुड़ा हुआ पार्ट है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस बिना इंफॉर्मेशन के, बिना डेटा के, बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के आगे नहीं बढ़ सकती है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस स्टूडेंट। तो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम आज के ज़माने में बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, जैसे उदाहरण में दे रहा है कि अकाउंटिंग हो या फिर लीगल हो, यानी कि अकाउंटिंग का मतलब जो पैसे की लेन देन होती है, तो कोई भी सेक्टर जो है वो बिना कंप्यूटर के और इंफॉर्मेशन के आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने पहले बताया कि अकाउंटिंग या लीगल का मतलब जो सरकार गवर्नमेंट चला रही है, कानून व्यवस्था। एवरी बिजनेस नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज टू कंप्लीट। तो इसी तरह कह रहा है कि चाहे अकाउंटिंग का काम हो या सरकार का काम हो या किसी बिजनेस का काम हो, उनको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ता है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। Every business needs to invest in technology. IT has several benefits for business, such as it helps in reaching more potential customers, developing a business relationship with potential customers, streamlining operation, reducing cost, improving efficiency, maximizing profit, minimizing waste, providing better service to customers, supporting better relationship with key partners and allowing customer to better guide the business। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बिजनेस को बहुत प्रकार से बेनिफिट कराती है। जैसे कि कह रहा है कि वो एक कंपनी को पोटेंशियल कस्टमर देता है। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। जिसके पास जो आपके
जो आप कंपनी प्रोडक्ट बना रही वो प्रोडक्ट को वो आदमी खरीद सके। ठीक है, तो पोटेंशियल कस्टमर प्रोवाइड करती है। उसके अलावा स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है धारा प्रवाह, प्रवाह। ठीक है, जैसे नदी बहती रहती है उसी तरह ये आपके बिजनेस को फ्लो करने का काम करता है, एक धारा प्रवाह प्रोवाइड करता है ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब धारा प्रवाह आपको प्रोवाइड करता है। रिड्यूसिंग कॉस्ट, आपके बिजनेस में लगने वाले पैसे को भी वो रिड्यूस करता है। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, यानी कि आपके काम की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करता है। वेस्ट मटेरियल जो आपके कंपनी से निकलता है प्रोडक्ट के द्वारा वो भी कम करता है। बेटर सर्विस प्रोवाइड कराता है कस्टमर को। सपोर्टिंग देयर रिलेशनशिप विद की पार्टनर्स मतलब वे लोग जो आपके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, यानी कि जैसे कि अकाउंटिंग सेक्टर हो गया, फिर उसके बाद आपके एडवर्टाइजमेंट सेक्टर हो गया। ठीक है, ये सारे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को बेटर करता है। अलाइन कस्टमर टू बेटर गाइड द बिजनेस, इसके अलावा कस्टमर को बिजनेस के बारे में, ठीक है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाता है। यानी कि कोई कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बना रही है, किस लिए बना रही है, उसकी लेवल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आईटी के द्वारा मिलती है। ठीक है, इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, यानी कि आईटी कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस। तो आईटी की वो सारी सुविधाएं, वो सारी सर्विसेज जो बिजनेस को इम्प्रूव करती है और क्वालिटी को बढ़ाती है, ये सारी सर्विसेज आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज कहलाती है। इसको वेब इनेबल सर्विस भी बोलते हैं। वेब इनेबल सर्विस का मतलब ज़्यादातर जो काम होते हैं वो वेबसाइट के द्वारा होते हैं, इसलिए वेब सर्विसेज रिमोट सर्विसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पर बैठे बैठे कोई भी काम आप दुनिया के किसी भी कोने में करवा सकते हैं। That cover the entire operation which exploit information technology for improving the efficiency of the organization। तो ये कह रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन, ये पूरा काम आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बढ़ाई जा सकती है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के कार्य क्षमता को इम्प्रूव किया जा सकता है। These services provide a wide range of career options that include opportunity in office like call center, payroll, logistics, management, revenue claim processing, medical billing, coding, medical transcriptions, legal database, back office operation, content development, GIS यानी Geographical Information System, web services and human resource services etc। तो आईटी सर्विस के आने के बाद आपके रोज़गार में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये रोज़गार के ऑप्शन भी उपलब्ध कराया है। तो कहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने देखी कि कॉल सेंटर, पेरोल का मतलब होता है जो आपके अकाउंटिंग से चीज़ें, आपका जो काम होता है वो पेरोल के अंदर आता है, यानी कि जो कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी कितनी सैलरी है, कितने दिन काम किया, ठीक है, कितने उसको एक महीने पेमेंट मैंने, ये सारी चीज़ें आपके पेरोल के अंदर आती है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कानून व्यवस्था को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद रिवेन्यू क्लेम यानी कि अगर आप टैक्स भरते हैं, आय भरते हैं, तो आय में जो रिटर्न मिलता है तो वो रिवेन्यू क्लेम होता है। मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ों में आपका सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ITS is defined as outsourcing of process that can be enabled with information technology and covering diverse areas like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing, etc। तो ITS जो IT इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज है, ये एक आउटसोर्स प्रोसेस है। यानी ये कि आपकी कंपनी का भाग नहीं होता है, वो आपके बिजनेस का भाग नहीं होता है, लेकिन वो आपको बाहर से अगर आपको किसी प्रकार की सर्विस चाहिए, किसी प्रकार की ज़रूरत है, तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें आपको ला कर देता है। ठीक है, जैसे एक कंपनी को चाहिए कि उसको 100 वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, किसी एजेंसी से संपर्क करेगा और वो एजेंसी क्या करेगी, एडवर्टाइज निकालेगी उस कंपनी में कौन कौन से पद खाली है, उस पद का एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसके बाद उन लोगों का इंटरव्यू लेगा और कंपनी को वो एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। यानी कि वो कंपनी का भाग नहीं होता है, लेकिन कंपनी को जो ज़रूरत होती है, जिस सेक्टर में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो लोग उस एजेंसी से, यानी कि आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से सर्विसेज है, कौन कौन से चीज़ें काम कर रही है। तो बस समझिए कि ये एक आउटसोर्स है, उस सेक्टर का भाग नहीं होता है, बल्कि वो बाहर से आपको बैकअप प्रोवाइड करता है उस कंपनी को, उसकी नीड को, ज़रूरत को पूरा करता है। ई इनेबल सर्विस रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड। तो इन इनेबल सर्विसेज यानी कि जो आप ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, ये आपके कॉस्ट को रिड्यूस करता है, आपके सर्विस स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। इन शॉर्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एम टू प्रोवाइड B2B ई कॉमर्स सॉल्यूशन। तो अगर हम छोटे भाषा में कहें, यानी इन शॉर्ट में कहें, तो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है लेन देन में, ई कॉमर्स सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था कि आप अगर ऑफलाइन लेते हैं तो आपको कैश चाहिए, कैश लेकर आप दुकान पर जाते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर घर पर आते हैं। ठीक है, तो अब जब इंटरनेट की दुनिया आई, इंटरनेट आ गया, तो आपको ऑनलाइन चीज़ें, सामानों को देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, आपको कैश विड्रॉल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आप शॉप पर भी जाते हैं तो कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसका एम है कि डायरेक्ट आपका कैशलेस दुनिया बनाए, जिसमें कैश की ज़रूरत ना हो। आगे कह रहा है ITS ऑफर डिफरेंट सर्विस इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल डिलीवरी। तो ITS आपको एक ही बार में कई प्रकार के डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि मेडिकल ट्रांजिशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग, IT हेल्प डेस्क सर्विसेज, इंटरप्राइज रिसोर्सिंग, प्लानिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इस प्रकार की सर्विसेज को IT प्रोवाइड करता है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट का है BPO सर्विस। तो BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सर्विसेज मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। मैंने पहले ही बताया कि जो IT इनेबल सर्विस होता है वो आउटसोर्स, यानी कि बाहर से आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उस सर्विस में पहला आपका आता है BPO सर्विस, जो आपको कंपनी के बाहर से, यानी आपके सेक्टर से बाहर से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। BPO also come under IT service as it play a very useful role in optimizing the business performance। तो ये आपके IT सर्विस के अंदर ही आता है, जो कि बहुत यूज़फुल होता है, यूज़फुल रोल अदा करता है किसी भी बिजनेस के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। The BPO industry is highly organized and hence various kinds of job are outsourced in India। तो BPO की इंडस्ट्री आपकी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप की जॉब्स भी, आपके जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इंडिया हैज़ एक्सपर्टाइज इन रिड्यूसिंग कॉस्ट विद फर्म कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, इंडिया जो पहले की सामान को बनाने में जो लागत लगती थी, उसके द्वारा जो काम करने में जो लागत लगती थी, जो पैसे लगते थे, वो बहुत कम लग रहे हैं अब। तो कौन कौन से BPO सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज,
e-publishing and web promotion, legal service and content writing, multimedia and design services, document management services, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज आपकी बीपीओ के अंतर्गत आती है, यानी बीपीओ प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। सेकेंड आता है बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो बीपीएम क्या है? बीपीएम मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इंडस्ट्री हैज़ बीन फ्यूलिंग इंडिया ग्रोथ, यानी कि बीपीएम जो है इंडिया के ग्रोथ में फ्यूलिंग का काम कर रहा है। फ्यूलिंग का मतलब क्या होता है? जो ऐसी मशीन जिसमें आप फ्यूल डालें, यानी कि उसके ईंधन डालें तो वो चलने लगे। उसी तरह इंडिया के ग्रोथ में जो बीपीएम है वो फ्यूलिंग का काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एंड एक्सपोर्ट, द ग्रोथ ऑफ आईटी, BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefit, which include creating employment, raising income level and promoting export। तो ये तो आपके इंडिया के ग्रोथ को बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ ये इंडिया के जीडीपी में भी जीडीपी को बढ़ाने में भी वर्क कर रहा है। यानी कि जीडीपी का मतलब जो चीज़ें हमारे देश में बनती हैं, वो प्रोडक्ट जो हमारे देश में बनती है उसको भी बढ़ावा दे रहा है, और उस प्रोडक्ट को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यानी निर्यात किया जा रहा है। इससे हमारी जीडीपी भी, यानी कि जो हमारे देश में बढ़ने वाले सामान है वो बढ़ती जा रही है। हम सेल्फ डिपेंडेंस बनते जा रहे हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमारी बाहर से आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान आजकल देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है विदेश से आती है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट हम होम में यूज करते हैं, घरेलू जो सामानें होते हैं वो भी विदेश से होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बीपीओ सर्विसेज बढ़ी, हम अपने घरेलू सामान यानी कि हम लोग खुद अपने देश में ही चीज़ों को बनाना शुरू कर चुके हैं। It helped place India on the world map with the image of technologically advanced and knowledge based economy। तो बीपीएम ने वर्ल्ड मैप पर, यानी दुनिया में, एक इंडिया की एक अच्छी छवि, यानी कि टेक्नोलॉजिकली छवि प्रोवाइड की है, और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को रखा है कि हमारी जो कंट्री है वो एडवांस होती जा रही है, टेक्नोलॉजी बेस होती जा रही है, नॉलेज बेस होती जा रही है। ऐसी इमेज अब इंडिया के बाहर बनती जा रही है। दिस सेक्टर एक्टिव अमोंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटलाइज एंड हैज बीन क्रिएटेड विद इनेबलिंग द एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ऑफ मैनी इन द इंडिया। इस सेक्टर ने जो हमारे देश के पूंजीपति है, जो इन्वेस्टर है, इनको अट्रैक्ट किया है कि इस सेक्टर में पैसा को इन्वेस्ट करे ताकि बिजनेस आगे बढ़ पाए। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर भी, जो आदमी है जो खुद की बिजनेस करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बने, लोग एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस स्टार्ट करें, इसमें भी बढ़ोतरी होती जा रही है। द IT BPM industry has almost double in the term of revenue and contribution to India GDP over the last decade 2008 to 18। तो जो बीपीएम इंडस्ट्री है वो 10 सालों में दुगनी हो चुकी है, क्योंकि ये हमारे जीडीपी, यानी कि हमारे देश के घरेलू उत्पाद को बढ़ा रहा है, ठीक है, हमारे आय को बढ़ा रहा है। तो उसकी वजह से ये 10 सालों में दुगना हो चुका है। BPM service is doing exceptionally well in India because of the following advantage। जो BPO सर्विसेज है वो इंडिया में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे को चाहिए, हमारे देश को ग्रोथ के लिए चाहिए, जो यहाँ के कस्टमर को चाहिए, लोगों को चाहिए, उसके अनुसार ये काम कर रही है, जिसके कुछ एडवांटेज इस प्रकार है। BPO सर्विस प्रोवाइड इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाई टेक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट सर्विस। BPO सर्विस इंडिया में हार्डवेयर, जो हाईटेक हार्डवेयर है वो बनाना शुरू कर चुकी है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, और उसको
उसकी सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। दे फॉलो क्वालिटी चेक टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विस। तो कोई भी चीज़ को मार्केट में लाने के लिए लोगों तक पहुंचाने से पहले ये इंश्योर करती है कि उसमें किसी प्रकार का एरर ना हो और जैसी सर्विस लोगों को चाहिए वैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंकरेजिंग द BPO इंडस्ट्री इन इंडिया बाई प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। और इसके साथ ही इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो BPO इंडस्ट्री को जो भी उनकी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यानी कि उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो सर्विसेज चाहिए, जैसे कि उनके लिए ज़मीन चाहिए, और अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं, ठीक है, कोई सेक्टर बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ कानूनी चीज़ें होती है वो आपको पूरा करना होता है, तो उसमें पूरी तरह गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है। BPO इंडस्ट्री इन इंडिया इज highly developed and capable of delivering numerous type of BPO service in exceptional quality। तो BPO इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बढ़ती जा रही है और बढ़ भी चुकी है, और वो कैपेबल है कि एक साथ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करे। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि वो BPO के अंतर्गत कौन कौन से सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ IBM इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि BPM का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस इंडस्ट्री का रूपरेखा कैसे होती है। तो ये डिपेंड करता है कि इसके काम क्या है, सेक्टर द ऑर्गेनाइजर्स इज सर्विंग, यानी इस किस सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है, यानी लीगल कंटेंट बना रहा है, बिजनेस कंटेंट बना रहा है, एजुकेशन कंटेंट बना रहा है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कस्टमर के लिए चीज़ें बना रही है, डिवाइसेस बना रही है, साइंटिफिक चीज़ें के लिए वर्क कर रही है, ठीक है। तो किस सेक्टर के लिए ये काम कर रही है इससे पता चलता है। दूसरा है टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। टाइप के साथ यानी किस प्रकार की चीज़ें बना रही है, और रेंज क्या है, यानी कि ये कितनी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है एक बार में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको एक कंप्यूटर की बुक है, वो देश में अगर 10 क्लास के लेंगे तो लगभग 50 करोड़ आपके 10 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे देश में, तो उस सर्विस उस कंडीशन को वो फुलफिल कर पाता है नहीं, यानी कि एक BPO जो सेक्टर है वो कितने स्टूडेंट के लिए सब बुक को पब्लिश कर पाएगा, छाप पाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो उसकी रेंज क्या है, एक BPO सेक्टर जो है वो कितने चीज़ों प्रोडक्ट को बना सकती है। जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन, यानी जो काम हमारा हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बुक में लिखा भी है कि BPO ने हमारे GDP को बढ़ाया, यानी हमारे घरेलू उत्पाद को बढ़ाया और विदेशों में एक्सपोर्ट किया। तो हमारी जो अपनी सर्विस है वो कहाँ तक फैला सकता है, ये भी डिपेंड करता है। रिवेन्यू, यानी इससे आय कितनी आती है, और साइज ऑफ ऑपरेशन, यानी कोई भी काम को करने का उसका दायरा कितना है, साइज कितना है, कितने बड़े स्तर तक कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं, इसमें कुछ चीज़ें दी गई है BPM के अंतर्गत जो आती है। फर्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको MNC कहते हैं, आपने ये नाम सुना भी होगा। तो MNC क्या होता है, उसके सेक्टर जो है, हेडक्वार्टर जो है वो दूसरे कंट्री में हो, लेकिन वो इंडिया में भी दूसरे इंडिया में या फिर उसका हेडक्वार्टर जिस कंट्री में है उसके अलावा दूसरे कंट्री में भी सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है। इस टाइप की कंपनी को बोला जाता है MNC, ठीक है। बट यहाँ लिखा भी MNC हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूड दोज इन इंडिया। MNC जो होता है उसका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर होता है, लेकिन वो सर्विसेज मल्टीपल लोकेशन में प्रोवाइड करता है, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड। ये कहा रहा है दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट। ये क्या करता है, यानी कि सेवाएं देता है अपने एक्सटर्नल क्लाइंट को। एक्सटर्नल क्लाइंट का मतलब जिस कंट्री का वो कंपनी है उस कंट्री के लोगों के अलावा दूसरे कंट्री के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल। इसके बाद सेकंड है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर ISP।
उसके बारे में ऊपर भी दिया गया है। तो ISP स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया। ISP यानी कि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो इंडिया में अपने काम को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया। इसके ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर होते हैं वो इंडिया में है। वाइल हैविंग ऑफर इन मेनी इंटरनेशनल लोकेशन, इसके बावजूद ये इंडिया में ज़्यादातर इसके हेडक्वार्टर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके कुछ हेडक्वार्टर जो है वो बाहर भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल लोकेशन में भी हो सकते हैं। वाइल मोस्ट हैव अ क्लाइंट बेस्ड विच इज ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक, ये ज़्यादातर क्लाइंट बेस्ड होते हैं। क्लाइंट बेस्ड मतलब ये जिस देश के होते हैं उसी देश को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देयर आर सम हैव फोकस एज सर्विंग्स ओनली द इंडियन क्लाइंट। तो ISP है तो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये इंडियन के लोगों को, इंडियन के क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। ग्लोबल इन हाउस सेंटर, GIS organization cater to need of their parents company only, do not serve external client। तो GIC जो होता है वो अपनी पार्टनर कंपनी, ठीक है, पेरेंट कंपनी जो उसका मुख्य कंपनी होता है, ठीक है, उसको ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये बाहरी क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करती है सर्विसेज। बाहरी क्लाइंट यानी बाहर के देशों को, बाहर के लोगों को किसी प्रकार की सर्विस नहीं देती है। The model allowed the organization the option to keep IT operation in housing and at same time take advantage of expanding their global footprint and offering opportunity for innovation in a cost effective manner। तो इस प्रकार के मॉडल्स जो कह रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन देता है, अलाउ करता है कि ये IT सेक्टर को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, ठीक है, कीप द IT ऑपरेशन इन हाउस एट द सेम टाइम टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट, और उसी टाइम वो अपने एक्सपेंडिचर उसको बढ़ाए, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाए बाहर के लोगों तक, ग्लोबल तक, ठीक है, पूरी दुनिया में। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, चीज़ों को बढ़ाने में, आपकी घरेलू चीज़ों को बढ़ाने में, उत्पाद को बढ़ाने में, और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर यानी बहुत कम कॉस्ट की लागत। IT एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो IT में यूज होते हैं, जो IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। तो इन टेक्नोलॉजिकली डेवलप नेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ का पार्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर यूजर अ कंप्यूटर इज अ टूल दैट प्रोवाइड अ डिजायर इंफॉर्मेशन। एक एज अ यूजर मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या है, यूजर है, किसी मशीन पर काम करें, कंप्यूटर पर काम करें, बुक पर काम करें, ठीक है। तो ये यूजर, एज अ यूजर कंप्यूटर इज अ टूल। यूजर के अगर हम काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, एक टूल है, एक हथियार है जो प्रोवाइड करता है डिजायर इन्फॉर्मेशन। जो हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसके अनुसार कंप्यूटर हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब भी ज़रूरत हो या फिर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो। द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व एट होम। तो कंप्यूटर का उपयोग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को घर में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है या फिर वर्क प्लेस हो। इन द मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री इन द एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, चाहे घर में हो या फिर बिजनेस के लिए हो, वर्क प्लेस हो, ठीक है, या फिर मॉडर्न सर्विसेज हो। आप अपने चारों ओर आप IT एप्लीकेशन को देख सकते हैं, IT इंडस्ट्री को देख सकते हैं, IT इनेबल सर्विसेज को देख सकते हैं। इट इंक्लूड listening to music, watching movie, playing games, doing office work, chatting, sending message, managing daily planner, reading book, paying utility book, booking ticket to travel, bank operation, etc. ये सारे काम जो आप देख रहे हैं, गाना सुनना या फिर गेम खेलना या ऑफिस का काम करना, दोस्तों से चैटिंग करना, बात करना, डेली रूटीन को प्लान करना, बुक रीड करना,
बिल पे करना, टिकट बुक करना, बैंक ऑपरेशंस यानी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आईटी एप्लीकेशन यूज होता है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन यूज होता है। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कोई भी डिवाइस आपका काम करता है। कंप्यूटर एंड आईसीटी इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, इन ऑफिस, इन हाउस ऑल्सो। कंप्यूटर या आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके घर के साथ साथ ऑफिस, इंडस्ट्री सभी जगह काम कर रहा है। द वेरियस एप्लीकेशन एरिया आर बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग डिजाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट। तो आप जिस भी सेक्टर को देखें, ये कुछ उदाहरण है, लेकिन आज मॉडर्न एरिया में आप जहाँ भी देखिए, आँख उठाकर अपने देखिएगा, अपने चारों ओर देखिएगा तो आपको आईटी एप्लीकेशन ही मिलेंगे। अब चलिए इसको एक पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। आईटी इन होम कंप्यूटिंग। होम कंप्यूटिंग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का घर में क्या काम, घर में कैसे इसका यूज करते हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर इज यूज टू वर्क एट होम टू डू हाउस होल्ड अकाउंट। एक पर्सनल कंप्यूटर जो है, हम उसका काम घर में भी यूज करते हैं और वो हाउस होल्ड अकाउंट का काम करता है। हाउस होल्ड यानी कि घर में जितने भी आपके चीज़ें सामान आ रहा है या फिर सामान खरीद रहे हैं, खर्च हो रहा है, कितना आपकी घर की आमदनी है, ये सारी चीज़ें अकाउंट का काम आप घर में कर सकते हैं। गेम खेल सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए सर्च कर सकते हैं, वेब सर्च कर सकते हैं, ईमेल यूज कर सकते हैं किसी को ईमेल करने के लिए, म्यूजिक बना सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं। पीसी इज आल्सो प्ले गेम। पीसी के द्वारा गेम भी खेला जाता है। इट इंक्लूड एक्शन गेम। इसमें एक्शन गेम आते हैं, रोल प्लेइंग गेम आते हैं, पजल्स आते हैं एंड मैनी मोर। A PC with CD-ROM drive, sound card and a speaker can play audio CD। आप कंप्यूटर अगर देखे होंगे तो CPU में आपका CD रोम लगा होता है, जिसके द्वारा आप CD उसमें डालकर CD को प्ले कर सकते हैं। साउंड कार्ड के द्वारा आप साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। स्पीकर के द्वारा साउंड सुन सकते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर हाउस टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। तो कंप्यूटर एक PC के द्वारा आप ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और ऑनलाइन क्लासेज ही कराए जा रहे हैं। अगर सपोज करिए, अगर ऑनलाइन क्लासेज नहीं होती तो बच्चों की एजुकेशन जो है वो कितना आपका इफ़ेक्ट करता है इस पर, ठीक है। तो ये आईटी ही है जिसके द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी टीचर्स या फिर टीचर जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर आईटी नहीं होती तो ये आप काम नहीं हो पाता। इसके अलावा कह रहा है कि आप डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइस आर नाउ यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स। कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस में आपका मोबाइल है, इसके द्वारा आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स मैंने पहले भी बताया कि एक ट्रांजेक्शन यानी ऑनलाइन जो लेन देन आप करते हैं, चीज़ों की खरीद बिक्री करते हैं, ये सारे ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। यानी ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, जो बिल्स आपके होते हैं, घर के बिल हो, ठीक है, या फिर टेलीफोन के बिल हो, मोबाइल रिचार्ज हो, आप ऑनलाइन सारी चीज़ें काम कर सकते हैं आज। आईटी इन एवरीडे लाइफ। तो आईटी जो है हमारे डेली लाइफ में यूज किया जाता है। इसका मतलब ये, आईटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मोबाइल और कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब आप वो सारी मशीन है जो डिजिटल है, वो सारे आपके आईटी के अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल में इसमें दिया है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और अदर प्रोडक्ट भी उसमें जो आपके सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो आईटी एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। We can store all the information about our important work, appointment schedule and list of content in computer। तो हम अपने डेली जो इन्फॉर्मेशन होता है, हमारे इम्पोर्टेंट काम के जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमको स्टोर कर सकते हैं
अगर कोई अपॉइंटमेंट है किसी के साथ, अगर बिजनेस, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो किसके साथ अपॉइंटमेंट है ये आप शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर इज़ देयरफॉर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इसलिए कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। और आज की दुनिया में हम कंप्यूटर के बिना या फिर मोबाइल के बिना या आईटी मशीन, आईटी एप्लीकेशन के बिना ज़िंदगी सोची नहीं जा सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि आईटी इन लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में भी आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यूज किए जा रहे हैं। तो ये कैसे किया जाता है, तो इसमें कह रहा है कि मेनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज, यानी बहुत सारी लाइब्रेरी हमारे देश में कंप्यूटराइज किए जा चुके हैं। इच बुक हैज़ अ बार कोड एसोसिएटेड विद इट, यानी कि हर बुक में एक बार कोड लगा दिया जाता है, जो कि अगर किसी को बुक दिया जाता है तो वो बार कोड के द्वारा स्कैन किया जाता है, वो आपके कंप्यूटर में फिट हो जाता है कि इस बच्चे को ये बुक प्रोवाइड की गई, ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ बुक एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक बुक, यानी कि इसके बाद ये तो किसको प्रोवाइड किया जा रहा है और लाइब्रेरी में कितने बुक है, किस सब्जेक्ट की बुक कितनी है, टोटल कितनी बुक है, कितने बुक लोगों को, बच्चों को दी गई है पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ हम मेंटेन कर सकते हैं आईटी एप्लीकेशन से। आईटी इन वर्क प्लेस, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्क प्लेस में तो काम है ही, सबको पता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है हमारे ऑफिस में काम करते हैं, डेली जो हम ऑफिस में काम करते हैं उसमें कंप्यूटर का रोल बहुत बड़ा है। अगर कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको नहीं आती है तो आप कहीं भी नौकरी नहीं पा सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आपको बहुत सारी नॉलेज है, साइंस की नॉलेज है, सोशल साइंस की नॉलेज है, किसी सेक्टर की नॉलेज है, लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको जॉब नहीं मिल पाती, आप जॉब से हाथ धो बैठते हैं। उसी तरह अब कंप्यूटर बन चुका है, अगर आपको सारी नॉलेज है लेकिन आपको कंप्यूटर पर वर्क करना नहीं आता है तो आपको जॉब मिलने में बहुत परेशानी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कर रहे हैं आईटी इन एजुकेशन, तो आईटी इन एजुकेशन यानी कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम आपके पढ़ाई में भी किया जा रहा है। जिसके अभी मैंने बताया कि ऑनलाइन आपको एजुकेशन दिया जा रहा है ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाती है, अब स्कूलों में कराई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कूल हो चुके हैं जहाँ पर आपको बुक के बजाय टैबलेट से पढ़ाई किया जाता है, कंप्यूटर से पढ़ाई किया जाता है, प्रोजेक्टर से पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है। इसमें आपको पिक्चर दिखाकर या फिर ऑडियो सुनाकर, वीडियो दिखाकर, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक को पर एनिमेशन बनाकर आपको दिखाए जाते हैं। और वो सारी चीज़ें जो आप नॉर्मल बुक पढ़कर नहीं सीख पाते हैं, आप वो एनिमेशन को देखकर, वीडियो को देखकर, ऑडियो को सुनकर आसानी से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन असेसमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ऑनलाइन असेसमेंट यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी अब बहुत सारी जो वैकेंसी आती है, यानी कि जॉब के लिए जो आप एग्जामिनेशन देते हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। पहले आपको पेपर प्रोवाइड किए जाते थे और पेन से आपको लिखना होता था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी है और जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हो ऑनलाइन दे रहे हैं और ऑनलाइन ही आपका पेपर चेक हो जाता है, ऑनलाइन ही आपको रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन में यूज की जा रही है। इसके अलावा स्टूडेंट, टीचर के डिटेल्स को भी रखने के लिए, एक स्कूल के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आईटी का यूज हो रहा है एजुकेशन में भी। तो डिस्क्राइब भी किया गया है कि ई लर्निंग क्लासरूम में यूज किया जा रहा है स्मार्ट बोर्ड। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको यूज की जा सकती है। अगर आईटी का देखें तो आईटी एजुकेशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा डिवाइसेज यूज कर सकते हैं। तो ई लर्निंग क्लासरूम, ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए एक आपका बोर्ड आता है, डिजिटल बोर्ड इसको बोलते हैं,
जिस पर आप लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ना तो मार्कर की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है मिटाने के लिए। वीडियो ऑन एक्सपेरिमेंट, कोई साइंस की चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही तो उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्रिएशन ऑफ इमेज एंड वीडियो, उस पर आप किसी इमेज के को बना सकते हैं, किसी वीडियो को बना सकते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जा सकता है, उसको आसानी से जा सकता है, समझाया भी जा सकता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ डेस्कटॉप पब्लिश ऑफ मैगजीन, ठीक है। तो मैगजीन बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसको DTP शॉर्ट में किया जाता है, इसमें आपको पेज को डिजाइन करने का काम किया जाता है। लेटर या डॉक्यूमेंट के डिजाइनिंग का काम होता है। एजुकेशनल गेम भी बहुत सारे आ चुके हैं छोटे बच्चों के लिए, जिसके द्वारा वो गेम खेल कर उसको नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लर्निंग यूजिंग CD-ROM मीडिया, CD-ROM यानी CD कैसेट के द्वारा वो चीज़ों को सीख सकते हैं। गैदरिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, अगर किसी प्रकार का एजुकेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन एनी वेयर एनी टाइम, तो एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन एक्सेस द NCERT बुक ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट www.epathshala.nic.in और मोबाइल ऐप। तो अब आपका NCERT ने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है epathshala.nic.in। इस पर आप NCERT की कोई भी बुक आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। Apart from this, there are variety of website, mobiles apps to access educational resource on any topic। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं और मोबाइल ऐप्स हैं जो आपको एजुकेशनल रिसोर्सेज किसी भी टॉपिक पर प्रोवाइड करती है। You can also contact a teacher or trainer via internet to use WBT यानी वेब बेस्ड ट्रेनिंग। In this way, education has reached the far-flung area by reaching the unreachable। इसके द्वारा आप टीचर से या फिर ट्रेनर से इंटरनेट के द्वारा वेब बेस्ड ट्रेनिंग को यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको कहीं ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर नहीं मिल पा रही है, कॉलेज नहीं है, बहुत सारे आज इंडिया में अभी भी ऐसे गांव है जहाँ पर कॉलेज और स्कूल नहीं है, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं और इंटरनेट से टीचर्स या ट्रेनर से कांटेक्ट कर सकते हैं और एजुकेशन गेन कर सकते हैं। अब टीचिंग एड और मीडिया, टीचिंग यानी पढ़ाने के लिए कौन कौन सी मीडिया और एड का मतलब होता है सामान, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज की जा सकती है, तो यूज पिक्चर दिखाया जा सकता है, एनिमेशन दिखाए जा सकते हैं, ऑडियो विजुअल यानी कि ऑडियो मतलब सुनाई देना, विजुअल मतलब दिखाई देना, इन ऑडियो विजुअल चीज़ें बना सकते हैं। एक्सप्लेन सब्जेक्ट दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, आप ऑडियो और वीडियो के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा आप ऑडियो विजुअल पिक्चर बना सकते हैं जिसमें कोई टॉपिक ऐसा है जो आप समझा रहे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के द्वारा आप किसी भी लेसन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ऑर्गेनाइज लेसन यूजिंग द कंप्यूटर, किसी भी लेसन को कंप्यूटर के यूज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में प्रोवाइड कर सकते हैं, एक चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलीवेंट टू द सब्जेक्ट, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलीवेंट टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। बी है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS जिसको बोलते हैं। तो स्कूल अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए LMS का यूज करता है, यानी कि उसके स्कूल में कितने कर्मचारी है, कितने बच्चे हैं, उस बच्चे का डिटेल्स क्या है, सारे बच्चों के डिटेल, टीचर के डिटेल्स, कितना कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, ठीक है, बस की इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन,
उसके स्कूल में कितने सामान है, ये सारी चीज़ें को जो वो कंट्रोल करता है, जो सर्विस कंट्रोल करते हैं, उसको LMS बोलते हैं, LMS सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसमें दिया है लेसन लर्न एनी टाइम एनीवेयर। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, बुक्स हो, वीडियो हो, पिक्चर्स हो, वो ऑनलाइन वो ऐप पर या LMS, अगर आप कोई अलग से ऐप बनाए उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल सिस्टम डाउनलोड कर देता है और कोई भी बच्चे कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है। पार्टिसिपेट को करिकुलर एक्टिविटीज वाया वीडियो। को करिकुलर का मतलब होता है वो सारे एक्टिविटीज़ जो सब्जेक्ट में दिए गए हों, जैसे विजिटिंग भी आपका को करिकुलम में आता है, प्लेइंग गेम्स। ठीक है, मैथ में भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के एक्टिविटीज़ आती है। ठीक, यानी सिलेबस में जो एक्टिविटीज़ है जो आपके क्लासरूम में नहीं सीखी जा सकती है, एक्सटर्नल आपको सिखाई जाती है क्लासरूम के अलावा, तो उसको बोला जाता है को करिकुलम एक्टिविटीज़। तो आप वीडियो देखकर भी उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ देयर चाइल्ड। इसके अलावा आप कौन से बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ क्या है, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन डाल सकते हैं LMS के द्वारा, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रोथ को आसानी से देख सकते हैं। IT इन इंटरटेनमेंट। तो इसके अलावा इंटरटेनमेंट में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो कैसे? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरनेट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। तो जो भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो इंटरनेट पर डाली जा रही है, और इंटरनेट जो है वो एंटरटेनमेंट का मेजर सोर्स बन चुका है। यानी कोई भी फिल्म हमको देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेट पर जाते हैं, वो वीडियो डाउनलोड करते हैं। वीडियो देखना हो, फिल्म देखना हो, गाना सुनना हो, हम इंटरनेट पर जाते हैं, वो डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, गाना डाउनलोड करते हैं, सुनते हैं, ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, चैट करते हैं, मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट विजुअल, यानी कि विजुअल चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें हम हमारी आंखों से दिख रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। डिफरेंट प्रकार के डिज़ाइन को देख सकते हैं। साउंड इफेक्ट यूजिंग कंप्यूटर, हम साउंड बना सकते हैं, यानी म्यूजिक बना सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग है चेंज द वे वी एक्सपीरियंस टेलीविज़न। पहले हमको अगर कोई सीरियल देखना हो या फिल्म देखना हो तो हम टीवी पर डिपेंडेंट होते थे या सिनेमा घरों में जाते थे। अब हम लोग ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं। ठीक है, टीवी के अलावा हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट पर कोई भी चीज़ें, जैसे फिल्म आया तो उसके दूसरे दिन ही इंटरनेट पर लोड हो जाती है, आप उसको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है IT इन कम्युनिकेशन। तो IT है ही कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पहले आप देखते थे कि कोई भी चीज़, अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए होता था तो आप या तो बुक से लेते थे, या फिर अपने टीचर से लेते थे, या फिर किसी भी अपने फ्रेंड्स का या फैमिली में किसी मेंबर का हाल चाल लेना होता था तो आप क्या करते थे, लेटर लिखते थे, उसको पोस्ट करते थे। फिर वो पोस्ट पहुँचने में 7 या 8 दिन, अगर ज़्यादा दूर है तो 1 महीना भी लग सकता था। ठीक है, तो अब क्या है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटरनेट खोलेंगे, सर्च करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप घर पर है तो आप ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि दूसरे दिन हम जाएंगे तो टीचर से ये पूछेंगे, ज़रूरी नहीं है। आप इंटरनेट पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको किसी का हाल चाल लेना होगा तो आप फ़ोन उठाते हैं और बात करते हैं, और उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, या फिर मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो। IT इन बिजनेस। IT बिजनेस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि IT जो है बिजनेस में भी वर्क करता है। यानी कि जैसे कि आपका पेरोल कैलकुलेशन के लिए, बजट बनाने के लिए, सेल एनालिसिस के लिए, यानी कि कितनी चीज़ें, कितनी कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचा रहा है, उसकी किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, यानी कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल क्या कंडीशन है, किसी भी डेटा को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट को स्टॉक बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका
बिजनेस के तौर पर यूज किया जाता है। इसके अलावा है ट्रांजैक्शन के लिए भी अब इंटरनेट ई कॉमर्स यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, फ़्लाइट में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, कोई बिल देना होगा तो आप ऑनलाइन बिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन हो, ट्रांजैक्शन हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो, मैनेजमेंट करना हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो, ये सारी चीज़ें आप आईटी बिजनेस के द्वारा कर सकते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट है आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि आईटी सारे सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा ये कह रहा है साइंस और इंजीनियरिंग में, तो इसका सबसे ज़्यादा रोल है, सबसे ज़्यादा रोल आपका साइंस और इंजीनियरिंग में यूज है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर यूज कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। जो इंजीनियर और साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को जोड़ने के लिए, कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर एप्लीकेशन आर यूज फॉर ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिजाइन। तो आपके दो एप्लीकेशंस है जिसको कैड या कैम बोला जाता है, जो कि इंजीनियर के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। वो आपके बिल्डिंग के लिए, पुल के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कंप्यूटर से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, उसका डिजाइन कर सकते हैं, लेआउट उसका बना सकते हैं। कंप्यूटर यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आप कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर ज़्यादा आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन यूज किया जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ये भी कंप्यूटर के द्वारा, आईटी के द्वारा यूज किया जाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी स्पेस के, हमारे पृथ्वी के बाहर की जो चीज़ है उसको खोजने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। जो ठीक है, तो कंप्यूटर के बिना ये सारे काम नहीं हो सकते हैं। आईटी बैंकिंग में यूज किया जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, बिल देने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी को पैसा भेजना है तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं आप पैसा एनटीएफ या आरटीजीएस के थ्रू। इसके अलावा कहा है कि रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ फिक्स अमाउंट को हर महीना आप जमा करते हैं, जिस पर आपको बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो इसको रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट आपका एक फिक्स अमाउंट होता है और एक फिक्स टाइम के लिए आप उसको जमा कर देते हैं, जिस पर वो बैंक इंटरेस्ट देता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 5 लाख जमा करना है, ये एक फिक्स अमाउंट हो गया आपको 3 सालों के लिए, तो वो 3 सालों पर 5 लाख का बैंक एक इंटरेस्ट रेट बनाई रहती है, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है जिसके अंतर्गत आपको वो बेनिफिट मिलता है। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आपका फिक्स अमाउंट हर महीने जमा करना होता है, और फिक्स डिपॉजिट में आपको एक ही बार वो अमाउंट जमा करना होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। एटीएम मशीन से आप क्या कर सकते हैं, मशीन निकाल सकते हैं। पहले आपको बैंक में जाना होता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी आपको अपने पैसे निकालने के लिए। अब आप एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बैंक में कितना अमाउंट है, कब आपने अमाउंट कितना निकाला है, ये सारे आपको बैंक की डिटेल्स जो है आप आईटी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा आसानी से घर में रह कर भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। आईटी इन इंश्योरेंस कंपनियां भी आपका अपने क्लाइंट का रिकॉर्ड रखने के लिए आईटी का यूज करती है, कंप्यूटर का यूज करती है, डेटाबेस बनाती है कि कौन से क्लाइंट को कौन सा पॉलिसी दिया गया है, कितना अमाउंट है, कितना उसका ड्यू है, ठीक है, कितना जमा कर चुका है, इंटरेस्ट ड्यू, सर्वाइवल बेनिफिट, बोनस, ये सारी चीज़ें आपका इंश्योरेंस के अंदर आईटी में यूज किया जाता है। आईटी इन मार्केटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। मार्केटिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए भी इंटरनेट का यूज किया जाता है। अगर आप कोई भी इंटरनेट पेज खोलते हैं तो आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं,
ठीक है, कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आईटी मार्केटिंग में भी काम कर रही है। आईटी इन हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा आईटी हेल्थ सेक्टर यानी मेडिकल सेक्टर में भी काम करती है। तो मेडिकल सेक्टर में बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट है, ऐसे डिवाइसेस है जिसके द्वारा आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी को आसानी से पता लगाया जा सकता है, जिसमें है ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। ये सारे आपके मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट होते बनाए जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट माने जाते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी आपको जो है वो आसानी से पकड़ में नहीं आती है, तो इन सारे आप ट्रीटमेंट के द्वारा, इन सारे आप रिपोर्ट के द्वारा आसानी से किसी भी इंसान की बीमारी को पता लगाया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है कैट यानी कंप्यूटराइज एक्सियल टेमोग्राफी मशीन। ठीक है, एक्सियल टेमोग्राफी मशीन क्या होता है? तो फिगर में आपको दिखाया भी गया है कि ये एक मशीन होता है जो ज़्यादातर आपके हृदय यानी हार्ट पेशेंट को यह है, तो उसको पता लगाने के लिए कि आपके हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर माइंड में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ट्यूमर हो गया है माइंड में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए आपको कैट यूज किया जाता है, कैट मशीन का यूज किया जाता है। कैट मशीन से आपको रेज निकलता है, वो रेज आपके मस्तिष्क से जाता है और उसको डिफरेंट आपके मस्तिष्क आपके माइंड का या फिर आपके हार्ट का फिगर को कंप्यूटर पर स्क्रीन पर देता है, ताकि आप उससे पता लगा सकते हैं। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग मशीन होता है। ये यूज किया जाता है गिव द डिजिटल इम्प्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी बाय द यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स। या मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज करके आपके पूरे बॉडी का स्कैन कर सकता है, और अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो पता लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है ईसीजी। ईसीजी आपका यूज किया जाता है मॉनिटर द हार्ट बीट, यानी कि आपका जो दिल की धड़कन है ये किस रफ्तार से चल रही है, इसको पता लगाने के लिए ईसीजी मशीन का यूज किया जाता है। व्हेन हार्ट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर प्रोड्यूस। जब आपका हार्ट पंप करता है, यानी खून ब्लड को पंप करता है, जिसके द्वारा आपका खून बाकी के बॉडी पार्ट में पहुंचते हैं, तो उस दौरान इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका जनरेट होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा ही ईसीजी क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है और बताता है कि आपके दिल की धड़कन किस रफ्तार से चल रही है। कार्डियस स्क्रीनिंग मशीन, ये एक मशीन आपको डिस्प्ले करता है दिस मशीन डिस्प्ले द तो दिस मशीन डिस्प्ले द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि ये आपके शरीर आपका कैसा काम कर रहा है ये बताता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप शरीर के अंदर शरीर कैसे काम कर रहा है, कौन सा अंग कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें आती है। डिस्प्ले द मूवमेंट ऑफ इनसाइड हार्ट, ये आपके शरीर के अंदर जो दिल है वो कैसा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, थ्रू दिस मशीन इट इज़ पॉसिबल टू डायग्नोस प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट सच एज थिनिंग ऑफ द वेन एंड देन रिकमेंड ट्रीटमेंट। तो ये पता लगा सकता है अगर आपके दिल के जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो सिकुड़ गई है या पतली हो गई है या डैमेज हो चुकी है, ये सारी चीज़ों को पता लगा सकता है और उसके अनुसार आपकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राफी मशीन, दिस मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ये आपका ब्रेन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। द स्मॉल इलेक्ट्रिकल
probes attached to the head receive the electrical impulse of the brain and display them on a computer. आपके जो सर है उस पर एक प्रोब्स लगाया जाता है, इलेक्ट्रिकल प्रोब्स होता है जो कि आपके माइंड के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को डिटेक्ट कर कर बताता है कि आपका माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है. दिस डिवाइस कैन रिट्रीव द डेटा इन द बोथ स्टेट वेयर अ पेशेंट इज अवेक और स्लीप. इसके द्वारा अगर पेशेंट जगा है या फिर सोया है, दोनों भी अवस्था में माइंड के वर्क को, माइंड कैसे एक्टिविटी कर रहा है, कैसे एक्टिव है, इसकी क्रिया को, इसके वर्क को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन. ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन के द्वारा हम हमारे ब्लड सैंपल लेकर उसमें ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है ये पता लगा सकते हैं. ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन. ये एक मशीन होता है जिसके द्वारा आपके रिस्ट पर बांधा जाता है. अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे पता लगाया जा सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, यानी कि आपका जो ब्लड है, जो आपका ब्लड है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. मतलब आपका जो दिल जब पंप करता है तो आपके जो ब्लड होते हैं वो किस रफ्तार से आपके बाकी शरीरों में पहुंच रहा है, ये ऑब्जर्व करता है. इन आईटी इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज. तो इसके अलावा कह रहा है कि आईटी गवर्नमेंट के अलावा पब्लिक सर्विसेज में भी यूज किया जाता है. द लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इट डेली ऑपरेशन इट एक्टिविटी इंकरेजिंग ई गवर्नेंस प्रैक्टिस. इसके अलावा कह रहा है कि ये गवर्नमेंट भी आईटी सर्विस का यूज करती है, यानी कि बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसी सर्विस है जो गवर्नमेंट लोगों को, अपने देश के लोगों को प्रोवाइड करती है. वो सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या करती है, वेबसाइट पर डालती है और ऑनलाइन वो चीज़ें आप देख सकते हैं और सर्विस का लाभ ले सकते हैं. डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस. इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस एक ऐसा वेबसाइट है जिसके द्वारा आप गवर्नमेंट के सारे काम को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट कब काम कर रही है, कौन सी नई योजना आ रही है, कौन सी चीज़ें बन रही है, कितना जीडीपी है. ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं या देख सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको एनजीओ कहा जाता है, एज वेल एज इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी यूज आईसीटी एप्लीकेशन टू कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विस टू द पीपल एंड इट कॉल एज ई गवर्नेंस. या तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आईसीटी एप्लीकेशन का यूज करती है अपने लोगों के साथ या दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए और डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, जिसको ई गवर्नेंस बोला जाता है. There are various official web portal of the government of India for e-governance. ई-गवर्नेंस के लिए इंडिया के बहुत सारी ऑफिशियल पोर्टल है. There are various advantage of e-governance. ई-गवर्नेंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं. द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना एक वेबसाइट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट का अपना एक वेबसाइट है. अगर आप वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं, या वोटर लिस्ट बनाने के लिए एक अलग वेबसाइट है. ठीक है. पैन कार्ड बनाने के लिए. ठीक है. ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज होता है, उसमें आईटी एप्लीकेशन यूज किया जाता है जिसको ई गवर्नेंस बोला जाता है. यानी गवर्नेंस वो सारी सर्विसेज जो कस्टमर को, अपने लोगों को प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, वो सारी चीज़ें होती है ई गवर्नेंस के द्वारा. Many government service are available online. Electricity bill can now paid online. आप अब इलेक्ट्रिसिटी पे बिल को ऑनलाइन पेड कर सकते हैं, यह भी ई गवर्नेंस सर्विस के अंदर आती है. द गवर्नमेंट यूजेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर इलेक्शन. जो हमारी सरकार है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का यूज करती है. जो पहले था, पहले आपको क्या किया जाता है, एक स्लिप पर नेम लिखकर एक बॉक्स में डाला जाता था, लेकिन वो अब हट चुका है. अब आप ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा आप क्या करते हैं, वोटिंग देते हैं.
The state election people can enroll themselves in the electoral roll through the स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल। यानी कि स्टेट इलेक्शन पोर्टल कमीशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं, ताकि आप 18 साल के अगर ऊपर हो चुके हैं तो आप वोट दे सकते हैं उसके लिए। कंप्यूटर आर कॉमन प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी एंड टेंड टू मेक प्रीवियसली laborious manual task of data entry much simpler and quicker। तो कंप्यूटर के द्वारा मॉडर्न सोसाइटी में कंप्यूटर कॉमन चीज़ें हो चुकी है। आप सारी चीज़ें सारे प्लेस पर कंप्यूटर को देख सकते हैं। और इसने जो पहले जो काम बहुत मेहनत के द्वारा करते थे, बहुत समय के लिए करते थे, ठीक है, वो लेबर काम को बहुत आसान बनाया जा चुका है। और उसका सिंपल और क्विकर मतलब आसान तरीके में और बहुत जल्दी से कंप्यूटर के द्वारा हम वो सारे काम कर सकते हैं जिसमें पहले बहुत ज़्यादा समय और पैसे यूज किए जाते थे, ठीक है। तो ये था चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ योर कंप्यूटर। इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको होमवर्क के तौर पर करेंगे। जैसे कि चेक योर प्रोग्रेस, ये सारे आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। आप इसको अपने कंप्यूटर के फेयर कॉपी पर करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑफ आईटी एंड आईटीएस, ये बताया जा चुका है। व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग आईसीटी यूज करने के लाभ क्या है और हानि भी क्या है। अगर आप कोई भी चीज़ सर्विस यूज करते हैं तो उसके कोई लाभ भी होते हैं और हानि भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको लिखने हैं। इसके अलावा प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर डेट आईसीटी यूज इज सेफ। आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का यूज करते हैं तो वो उसको कैसे सेव कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे कि आपकी डेटा चोरी नहीं हो सकती है या फिर हैक नहीं किया जा सकता है। उस कोई भी सर्विस को कैसे मतलब सेफली यूज कर सकती है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। What are the 4 main sub-sector in the ITBM इंडस्ट्री। ITBPM का 4 मेन सेक्टर कौन कौन सा है, ये आपको लिखना है। गिव एग्जाम्पल ऑफ द IT इन एवरीडे लाइफ, IT का प्रत्येक दिन यानी डेली हम कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। हाउ इज IT यूज इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। What are the various process of education where IT is used, एजुकेशन के किस किस तरीके से एजुकेशन में IT का यूज किया जा रहा है, उसके वेरियस प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। विच सॉफ्टवेयर आर यूज इन डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन में किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पज ऑफ IT यूज इन बिजनेस, बिजनेस में IT का क्या पर्पज है यूज करने का। विच आर द प्रोमिनेंट एरिया वेयर IT इज यूज इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो वो इंजीनियरिंग और साइंस के किस सेक्टर में, किस एरिया में IT का यूज किया जा रहा है। लिस्ट द वेरियस यूज ऑफ IT इन बैंकिंग स्कीम, बैंकिंग में यानी बैंक सेक्टर में कैसे IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विभिन्न प्रकार से यूज किया जा रहा है। डिफरेंट एरिया ऑफ हेल्थ केयर में कैसे IT का यूज किया जा रहा है और वो क्या क्या है। लिस्ट एनी 5 वेबसाइट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के 5 वेबसाइट को लिखना है जो IT इनेबल सर्विस लोगों को प्रोवाइड करती है। तो डेट इज ऑल। सो होप आपको ये चैप्टर 1 क्लियर हो चुका होगा और आप लोग होमवर्क कर लेंगे। देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।